नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे पद परिचय। पद वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। जैसे कोई वाक्य है यहाँ पर, माधव दूसरी कक्षा में पढ़ता है, तो माधव एक पद है। दूसरी भी एक पद है, कक्षा भी एक पद है, और पढ़ना भी एक पद, और है भी एक पद है। यानी कि वाक्य में जो भी शब्द हैं उनको पद बोलते हैं, और उनका व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। जैसे माधव, क्या माधव किसी व्यक्ति का नाम है। किसी व्यक्ति का नाम संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के प्रकार में जाओगे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। वचन कौन सा है? एक वचन है। तो इस तरह से हमें माधव के बारे में सारी व्याकरणिक जानकारी देनी पड़ेगी, तभी माधव का पद परिचय होगा। पद दो तरह के होते हैं, विकारी पद जो बदल जाए, जिनमें विकार आ जाए, और अविकारी पद जिनमें विकार ना आए। अव्यय, ए जमा वै, जो नहीं खर्च होते। ए मैंने नहीं, और वै मैंने खर्च होना। विकारी पद के चार भाग हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको संज्ञा का पता है, लेकिन हम पद परिचय कर रहे हैं, तो मैं ये मानकर चलूँगी कि मैं पद परिचय में आने वाली सभी तथ्यों की जानकारी आप लोगों को दूं। संज्ञा तीन तरह की होती हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। किसी विशेष ग्रंथ, व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी के नाम, जैसे राम है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। सीता है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसी प्राणी, पदार्थ, समुदाय, पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द। नाम तो ये भी है, जैसे पंखा है, लेकिन जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में एक अंतर मिलेगा। पंखा मेरे घर भी है, आपके घर भी है, अलग अलग बहन भाइयों के अलग अलग रूम में भी होता है। तो जो चीज़ हमारे दिमाग को, माइंड को एक से अधिक जगह दिखाई दे, वो जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मैज हमारे स्कूल में भी है, आपके घर में भी है, मैज आपके पड़ोसी के घर भी है। आपने देखा, मैज तो बहुत जगह दिखाई दे रही है, तो वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। कुर्सी, फल, फूल, नदी, अब नदी गंगा नदी भी है, यमुना नदी भी है, हमें एक से अधिक नदी दिखाई देती है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। जो भी वस्तु हमें एक से अधिक बार दिखाई दे, एक स्थान से अधिक स्थानों पर दिखाई दे, वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाती है। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा में देखो क्या होता है। भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर बताती हूँ मैं आपको। भाववाचक संज्ञा में भाव होते हैं, और भाव को हम देख नहीं सकते। जैसे किसी व्यक्ति के गुण हम महसूस कर सकते हैं, भाव, लेकिन दोष वो भी हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि दोस्त कोई व्यक्ति है, कोई नदी है, कोई कुर्सी है, या उसके दो आँख हैं, दो हाथ हैं, कैसा रंग रूप है। हम किसी व्यक्ति को इशारों के माध्यम से ये नहीं बता सकते कि ये दोस्त है, हम सिर्फ समझा सकते हैं। एक भाव होता है दोस्त। जैसे हम पंखा बता देते हैं, पंखे को हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उठा सकते हैं,
दूसरे व्यक्ति को इशारों के माध्यम से दिखा सकते कि ये पंखा है, लेकिन हम दोष को नहीं दिखा सकते। दोष एक भाव होता है, उसको सिर्फ हम समझा सकते हैं। जो समझाने वाली चीजें होती है वो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे मिठाई हम दिखा सकते हैं, लेकिन मिठास सिर्फ हम समझा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उससे आगे है जातिवाचक संज्ञा। पूरे समुदाय की पूरी जाति का बोध कराने वाले को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा, इसके दो भेद होते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। दोनों में अंतर देखो। जातिवाचक संज्ञा ये हमने बता दिया कि जो चीज, जो वस्तु, जो अस्तित्व हमें एक स्थान से अधिक स्थान पर दिखाई दे वो जातिवाचक है। जैसे मनुष्य, मैं भी मनुष्य, आप भी मनुष्य, और आपके माता पिता भी मनुष्य, तो जातिवाचक है। लेकिन मनुष्य को गिन सकते हैं, नर को गिन सकते हैं, नारी, पशु, नदी। समूहवाचक संज्ञा में वो जातिवाचक संज्ञा होती है जिनको हम गिन सकते हैं, और द्रव्यवाचक संज्ञा में वो जातिवाचक संज्ञा होती है जिनको हम नहीं गिन सकते। जैसे सोना, चांदी, लोहा, चावल, चीनी। यदि हम दुकान पे जाते हैं तो हम कभी ये नहीं बोलते कि मुझे 10 चावल दो, हम बोलते 10 किलो चावल दो। इन चीज़ों को हम माप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। चीनी, कभी भी हमने यह नहीं कहा कि 5 दाने चीनी दो, हाँ 5 किलो चीनी दो, माप सकते हैं हम। 1 सोना, 2 सोना, कभी ऐसे आपको सुनने में नहीं मिलेगा। 1 चांदी, 2 चांदी, यह भी आपको सुनने में नहीं मिलेगा, लेकिन हम इनको माप सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा में आपको दोबारा से बता देती हूँ कि जो चीज़ हमें एक स्थान पर दिखाई दे, फिर दूसरे स्थान पर भी वही चीज़ मिल जाए, और कई स्थानों पर हम उन चीज़ों के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं वो समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगी, और जिनको नहीं गिन सकते वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगी। इसके बाद देखो भाववाचक संज्ञा। जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, सुंदरता है। लंबाई की हम व्याख्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम किसी भी दूसरे व्यक्ति को इशारों से या उसको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। सुंदरता है, गहराई है, बचपन है। बचपन को हम महसूस कर सकते हैं कि हमारा ऐसा बचपन था, लेकिन किसी को बता नहीं सकते कि ये बेड पर बैठा हुआ ये व्यक्ति बचपन है, या ये मेज कुर्सी बचपन है। बचपन एक भाव है। बचपन की कोई आँख, नाक, हाथ, पैर नहीं है। बचपन को हम देख नहीं सकते। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि भाववाचक संज्ञा भूख है। हम किसी को दिखा नहीं सकते अपनी भूख को, लेकिन हम स्वयं महसूस कर सकते हैं, और दूसरों की भूख को भी हम महसूस कर सकते हैं। ये एक भाव होते हैं। स्त्रुता है, भय है, प्रेम है, ये संज्ञा थी। उसके बाद है कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और कार्य का संबंध वाक्य में क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। क्रिया क्या होता है? किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। और उसका संबंध संज्ञा या सर्वनाम से मिले तो उस संबंध को कारक कहते हैं। जैसे कर्ता कारक, जिसके द्वारा क्रिया संपन्न हो। विभक्ति चिन्ह होता है ने। जैसे माता जी ने खाना बनाया, माता जी यहाँ कर्ता कारक है, बनाया क्रिया है। माता जी और क्रिया में एक संबंध है, और वो संबंध ने से है, इसलिए ने क्या है? एक कर्ता कारक है कि माता जी ने खाना बनाया। खाना किसने बनाया? माता जी ने। तो ने क्या है? कर्ता कारक है। क्योंकि कर्ता कारक में क्या होता है? जिसके द्वारा क्रिया संपन्न हो। क्रिया क्या है यहाँ पर? बनाना।
और ये बनाने का काम किसने संपन्न किया? माता जी ने। तो जिसने संपन्न किया वो क्या है? कर्ता कारक। इसके बाद दूसरा कारक है कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। कारक चिन्ह है इसका को। अध्यापक जी ने बच्चों को बुलाया। अध्यापक ने बुलाने का कार्य किया। बुलाना क्या है? क्रिया। किसे बुलाया? बच्चों को बुलाया। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? बच्चों पर। तो बच्चों को बुलाया, तो को क्या है यहाँ पर? कर्ता कारक है। दोबारा से समझो, बुलाना एक क्रिया है। खाना, पीना, उठना, बैठना। अधिकतर 99% जिन शब्दों के बाद ना आए उन्हें क्रिया कहते हैं। तो बुलाना यहाँ एक क्रिया है। और किसे बुला रहे हैं? बच्चों को बुला रहे हैं। बुलाने का फल किस पर पड़ रहा है? बच्चों पर। तो बच्चों को बुलाया, तो को क्या है यहाँ पर? कर्म कारक है। को के माध्यम से बच्चों और बुलाने का संबंध दिखाया जा रहा है। बच्चों ने केले खाए। खाना क्या है? क्रिया। खाने का फल किस पर पड़ रहा है? केले पर। तो यहाँ कर्म कारक है। यहाँ बिना विभक्ति के कर्म कारक है। कर्म की यहाँ को विभक्ति भी नहीं है। तीसरा है करण कारक, जिस साधन द्वारा क्रिया संपन्न हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बच्चे कलम से लिखते हैं। लिखना क्या है? क्रिया है। और ये लिखने की क्रिया किससे संपन्न होती है? कलम से। तो जिस साधन के द्वारा क्रिया संपन्न हो उसे हम करण कारक कहेंगे। तो लिखने का कार्य किससे संपन्न होता है? कलम से। तो या कलम से क्या है? करण कारक है। इसे कंटिन्यू करने के लिए मैं अगली वीडियो में इससे संबंधित विषय भेज रही हूँ।